अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुकैना मुस्तफ़ा, हेड ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ टीम न्यूरो डाइवर्सिटी। Today's topic I really want to discuss is how children are being treated, or how special needs students should be treated in schools, or what should a teacher should do while having a special need child in her classroom। जैसे कि हम लोग बहुत उमूमन बहुत सारे स्कूल्स में कंप्लेंट्स आती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया एक कॉमन लर्निंग डिफ़िकल्टी है जो प्रॉब्लम कॉज करती है रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग्स में। बेसिकली बच्चों को बेसिक नहीं आता, उनको समझ नहीं आती, उनको बेसिक फोनिक्स वगैरह समझ नहीं आते छोटे बच्चों को, या बड़े बच्चों की बात भी करते हैं जिनको डिसलेक्सिया होता है, और उन्हें सर्टन प्रॉब्लम्स होती है, उनकी एबिलिटीज़ इन्हांस नहीं हो पाती जो लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हम जैसे फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड्स या लेटर्स के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, उन्हें बेसिक साउंड्स नहीं पता होते हैं अल्फ़ाबेट्स के। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कैट होता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैट क्या होती है, उनके दिमाग के अंदर वो इमेज नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कैट होता है। उन्होंने ये साउंड उनके पास नहीं आती, उनके दिमाग के अंदर ये साउंड नहीं आती, वो रीड नहीं कर सकते। उनके लिए सारे जो लेटर्स हैं ऊपर हवा में घूम रहे होते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से डिसलेक्सिक को अच्छी तरीके से इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि हमारी एक पिक्चर आई थी आमिर खान की तारे ज़मीन पे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक बच्चे की डिसलेक्सिक प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट किया गया था कि हाउ अ चाइल्ड फेसेस बीइंग अ डिसलेक्सिक चाइल्ड इन स्कूल्स, हाउ पेरेंट्स ट्रीट अ चाइल्ड। क्योंकि पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता होता, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं होती, और आजकल हमारे स्कूल्स जो हैं उन्हें भी बहुत कम इंफॉर्मेशंस होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत वास्ट फॉर्म है, बहुत वास्ट एक एम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत चीज़ें हैं। आज मैं सिर्फ डिसलेक्सिया के बारे में बात करूँगी। डिसलेक्सिया होता क्या है? डिसलेक्सिया बेसिकली हमें या बच्चों को किस तरीके से हो जाता है, ये जीन्स में ट्रांसफ़र होता है, जीन्स में ये कंडीशन रन करती है। अगर आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है तो आपके कहीं किसी बच्चे के अंदर डिसलेक्सिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी पेरेंट हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर्स होता है जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी वजह से कहीं कोई जनरेशन में डिसलेक्सिक बच्चा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे के अंदर साउंड्स नहीं आते, उन्हें ब, ख, ड इनके साउंड्स नहीं आते, और इसकी वजह से वो फॉर्मेशंस में भी मिरर इमेज लिखता है। जैसे आप बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा ब को उल्टा लिखता है, या 9 को उल्टा लिखता है, ब को ड बना देता है, ड को ब बना देता है, क्योंकि उसको इस बात की पहचान नहीं होती कि ब की फॉर्मेशन क्या होती है, उसको इस बात की साउंड नहीं बताती, तो फॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। पहले डिसलेक्सिक बच्चे के हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह क्लासरूम्स में या टीचर्स उसके साथ क्या कर सकती है। अर्ली साइंस डिटेक्टिंग क्या होती है, अर्ली डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसकी स्लो लर्निंग होता है। वोकैबुलरी वो नहीं लर्न कर सकता क्योंकि जब तक उसको बेसिक साउंड्स नहीं आएंगी, फोनिक्स नहीं आएंगे, वो नहीं लर्न कर सकेगा, वो अपने कंटेंट को ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर सकेगा। उसकी स्टोरी बुक्स या कोई फेवरेट मूवी के बारे में भी आप पूछेंगे कि उसने क्या पढ़ा या क्या सुना, वो उसको रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा बेसिकली, और वो उसको कॉपीइंग करने में इशू आएगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि वो कॉपी क्या कर रहा है। उसको सारे अल्फाज, जैसे आप अगर उस मूवी को रिलेट कर सकें जहाँ बच्चे ईशान को कहा जाता है कि तुम रीड करो, उसको मेरे ख्याल से पैराग्राफ रीड करने को कहा जाता है, उसको बोला जाता है कि तुम इस चीज़ को रीड करो, तो वो रीड नहीं कर सकता बिकॉज उसके लिए सारे अल्फाज ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं, सारे अल्फाज ऊपर नीचे डांस कर रहे होते हैं बेसिकली। तो एक डिसलेक्सिक बच्चे को इसी तरह अल्फाज दिखते हैं, तो उनके लिए बहुत पेशेंटली हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। उनकी ऑडिटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको रिकॉल करना नहीं आता,
और बहुत सारे इनिशियली जब एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जब हमारे पास एक बच्चा आता है जिसके साथ हम टीचर्स कहते हैं कि अर्ली साइंस में हमें ये चीज़ दिखी है, बहुत ही अर्ली साइंस में टीचर्स यही डिटेक्ट करती हैं कि ब को ड लिखता है और ड को ब लिखता है, उसको समझ नहीं आता है कि मिरर इमेजिंग होता है। तो एक ये एक अर्ली अलार्मिंग साइन होती है जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको डिसलेक्सिया है, लेकिन हम उसको डायग्नोज नहीं करते हैं कि डिसलेक्सिया है, बिकॉज उसके लिए एक प्रॉपर असेसमेंट होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। जो इनिशियली हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्रीज़ में हम एक पूरा सेट ऑफ असेसमेंट्स होता है, उसके बाद एक पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है जिसमें उसकी विजुअल, स्पेशल, लॉजिकल, लैंग्वेज, रिटन, सब चीज़ों का असेसमेंट होता है। उसके बाद जाके हम उसको डायग्नोज करते हैं कि वो डिसलेक्सिक है या नहीं है। उसके बाद हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मेमोरी के ऊपर मेमोरी असेसमेंट्स होते हैं, पूरा एक वास्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। उसके बाद जाके हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं, एक मीटिंग होती है, ओवरऑल असेसमेंट के बाद एक ओवरऑल रिपोर्ट बनती है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बनाता है। स्कूल के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या स्कूल काउंसलर होता है, वो बनाता है। और फिर उसके बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि एक बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। और ये मीटिंग होती है ऑर्गेनाइज बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होता है या आपकी एडमिन होती है या प्रिंसिपल होती है, उन सब के बीच में इनिशियली मीटिंग इन सब के बीच में होती है, जहाँ ये डिस्कस किया जाता है कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में बात की जाती है कि हमें कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कहाँ किस हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, क्या कर सकता है। हमें अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, हमें अगर डॉक्टर की ज़रूरत है हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, हमें अगर रिमीडियल टीचर की ज़रूरत है हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, हमें अगर स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन हम उसको ऐसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एक IEP प्लान बनता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। वो प्लान बनता है इन्हीं लोगों को मिला के, इन्हीं लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा एक्टिव पार्ट पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का होता है जो ये सब कर रही होती है। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट पूरा डिटेल प्लान बना के देती है टीचर को, जहाँ पे टीचर को गाइड किया जाता है उस प्लान के थ्रू और उसको बताया जाता है कि उसको किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर टीचर अवेलेबल है, अगर आपके स्कूल्स के अंदर, या पेरेंट्स रिमीडियल टीचर अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स रिमीडियल टीचर हायर कर सकते हैं, तो एक असिस्टेंट एडिशनल हेल्प हो जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि रिमीडियल टीचर 1 to 1 काम करती है। रिमीडियल टीचर आपके बेसिक्स से काम शुरू करती है। टीचर बेसिकली स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर आप 20 बच्चों के अंदर एक टीचर इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती है जितना उसको होना होता है, जितना वो करना चाहती है, बट वो ऑब्वियसली उसको बाकी सब बच्चे भी देखने पड़ते हैं। तो मोस्टली स्कूल्स रिमीडियल टीचर्स हायर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, या रिमीडियल क्लासेस बाद में उसको देती हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विच द चाइल्ड इज़ फेसिंग। क्लास टीचर उसके रिमीडियल्स पे काम करती है, रिमीडियल टीचर उसके रिमीडियल्स पे काम करती है, और साइकोलॉजिस्ट जो है उसको काउंसलिंग देता है। बिकॉज डेफिनेटली अ चाइल्ड फील्स उसको लो सेल्फ स्टीम्स होते हैं, उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको ये बात समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है, वो बेसिकली उससे कुछ हो नहीं रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कि चीज़ें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं जब बच्चा लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाता है। लो सेल्फ स्टीम में बच्चा कुछ नहीं कर पाता, वो अपने इमोशंस का इज़हार नहीं कर पाता, अपने फीलिंग्स का इज़हार नहीं कर पाता, और ये दिस कैन लीड टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स इवन। तो यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करता है, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। पेरेंट्स की इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि पेरेंट्स को एक तसल्ली देने की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स को एक कंफर्ट देने की ज़रूरत होती है कि योर चाइल्ड कैन कोप अप विद दिस थिंग, योर चाइल्ड कैन डू इट। if a parent is not able to accept this reality कि okay fine, my child is dyslexic,
नाउ व्हाट टू डू। इट्स लाइक दैट कि पेरेंट्स बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ही और शी कैन नॉट डू एनी थिंग, इस दुनिया के अंदर वो ऐसे ही घूमेगा, ही कैन नॉट डू एनी थिंग। Here the parents has to accept the reality. Parents has to accept the child the way he is, the way the child is. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को तो बच्चा भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग पेरेंट्स को इसलिए दी जाती है क्या कि वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें एंड हेल्प करे उसको इस चीज़ से आगे बढ़ने की, इस चीज़ में मोटिवेट करे कि वो आगे बढ़ सकता है। और फिर बच्चे के अंदर वो लो सेल्फ स्टीम की वजह से जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इमोशनल इश्यूज आते हैं, उसके साथ वो काम कर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उस पर काम करना शुरू करता है। तो रिमीडियल थेरेपिस्ट या टीचर्स अपना काम कर रही हैं और साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। एट द एंड सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट पूरा ओवरव्यू ज़रूर लेती है कि कितना काम हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे के अंदर। एक टारगेट एक सेट होता है, टारगेट अचीव करने के लिए इनिशियली रिमीडियल थेरेपिस्ट या टीचर्स जो है उसके फोनिक्स पे काम करती है। फोनिकल साउंड्स बेसिक साउंड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशंस में हेल्प करते हैं और लेटर्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जो लेटर्स साउंड के साथ है उन्हें हेल्प करते हैं, और लेटर ऑन जब बच्चा साउंड को रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है तो फिर हम उसके रिटर्न वर्क पे जाते हैं कि किस तरह फॉर्मेशन होती है। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड और रिकग्नाइजेशन ऑफ द लेटर्स पे काम होता है, उस पर रिटर्न वर्क पे उस पर काम नहीं होता, फॉर्मेशन पे काम नहीं होता। इनिशियली पहले सिर्फ उस पर उसकी साउंड्स पे काम होता है, उसकी रिकग्नाइजेशंस पे काम होता है, और ये भी विद द हेल्प ऑफ मूवेबल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू होता है। जो अल्फ़ाबेट्स मूव करते हैं आप उनके थ्रू उनको साउंड्स की पहचान कराते हैं। इनिशियली जो साउंड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वोवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यूज़ होते हैं इसके, क्योंकि वो बेसिक साउंड्स होते हैं जो हर लेटर्स में हर वर्ड में यूज़ होते हैं। तो हम इनिशियली या जो फोनिकल साउंड्स की अवेयरनेस करवाते हैं, फोनिकल साउंड्स की पहचान करवाते हैं, उनको रिकग्नाइज करवाते हैं। वो लेटर्स सिर्फ फर्स्ट इनिशियली 5 वॉवल्स होते हैं, उन्हीं के साथ बच्चा पहले शुरू करता है। पहले हम फर्स्ट लेटर एह को इंट्रोड्यूस करते हैं, एह के साथ हम एक पिक्चर को एसोसिएट करते हैं कि एप्पल, एह फॉर एप्पल। तो बच्चे के अंदर एक पहचान आ जाती है कि उस लेटर, उस साउंड से कौन सा लेटर या कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, वो एप्पल आता है। उसके बाद जब वो जब साउंड को मास्टर कर लेता है ए की साउंड को, तो फिर हम ई पे जाते हैं, ई की साउंड को मास्टर करते हैं, फिर आई पे जाते हैं। इसी तरह सारे वॉवल्स को हम कर लेते हैं, और फिर उस वॉवल्स के बाद हम रेस्ट ऑफ द साउंड्स, रेस्ट ऑफ द लेटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि हम वॉवल्स को छोड़ देंगे, हम वॉवल्स को वैसे ही हम रिविजन करवाते रहेंगे विद अ न्यू वर्ड, न्यू लेटर इंट्रोड्यूस्ड एवरी टाइम, जब वो एक लेटर को मास्टर कर लेगा। और इसी तरह वो A to Z तक पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स को मास्टर कर लेगा। ये सारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल अल्फ़ाबेट्स के साथ। आप मूवेबल अल्फ़ाबेट्स के साथ ही इनको काम कर सकते हैं, बिकॉज वो अल्फ़ाबेट्स मूव करते हैं। और इसी तरह हम क्योंकि वो इजी होते हैं, बच्चा मूव कर सकता है। जब आप उसको 3 लेटर फॉर्मेशंस सिखाते हैं, 3 लेटर्स वर्ड सिखाते हैं, जैसे कैट, रैट, कैट, तो वो मूवेबल अल्फ़ाबेट्स में आराम से वो प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स कर सकता है। तो वो बहुत इजी होता है उसके लिए। फॉर्मेशंस के लिए आप जो सेंड लेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंड लेटर्स आते हैं, आप उनको ले सकते हैं और उसको आप विद द फिंगर टिप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेशन सीख जाता है, बिकॉज जो आपकी टचिंग सेंसेस होती हैं उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो आप उससे फॉर्मेशंस जल्दी सिखा सकते हैं उसको। ये अगर आप सेंड लेटर्स नहीं ले सकते हैं तो आप आप एक सेंड बॉक्स बना लें, कोई भी एक डब्बा ले लें, उस डब्बे के अंदर मिट्टी भर दें। मिट्टी भर के फिर आप उस बच्चे के अंदर जब वो की जो साउंड है वो मास्टर कर ले, या आप चाहें तो आप फॉर्मेशन साथ सिखा दें, या आप पूरे लेटर्स को करवा के फिर फॉर्मेशंस पे आएँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर वो साथ सीख रहा है तो आप वही लेटर सेंड बॉक्स के अंदर उस लेटर को उसको
सिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ करते हैं, हम बिग अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं करते हैं। आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को इस तरह उसको बताना है कि पहले क्या बनेगा, पहले एक सी बनेगा, फिर उसके बाद हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे। तो आप उसको जब सिखाएंगे कि ऐसे करेंगे फिर हम ऐसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी करना, कि उसको पता चलेगा कि हाथ किस तरह मूव होगा, हाथ कहाँ जाना है। आप चाहें तो दो तीन दफ़ा उसके हाथ करके उसको करवाएं, लेकिन आफ्टर थ्री टाइम्स उसका हाथ ना पकड़ें, बिकॉज वो फॉर्मेशन खुद करना सीख जाएगा। अब फिंगर टिप्स के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि फिंगर टिप्स जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो ही एनहांस करेगा, लेकिन जो आप रिकग्नाइजेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स या फॉर्मेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस तरह आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं कोई लेटर इंट्रोड्यूस करने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने वर्किंग एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देखा था, लिया था। बच्ची थी, 9 साल की बच्ची थी, क्लास 1 रिपीट कर रही थी। हालांकि उसने उसको 1-1.5 साल हो गया था, क्लास 1 दोबारा रिपीट कर रही थी। उसको रिकग्नाइजेशंस नहीं थी लेटर्स की, साउंड्स की रिकग्नाइजेशन नहीं थी। जब टीचर्स ने मुझे वो रेफ़र किया बच्चा, जब मुझे उस बच्चे के बारे में पता चला दैट शी इज़ रिपीटिंग द क्लास एंड शी इज़ वेरी डम, मुझे बेसिकली अभी तक अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरे पास वो बच्ची को भेजा गया था, और जब टीचर्स ने मुझे कहा था कि उसका ये ओवरव्यू है, तो टीचर्स के ये अल्फाज साफ लिखे हुए थे, शी इज़ डम, शी इज़ लेज़ी, शी डजंट वांट टू डू एनी वर्क, एंड हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। खैर जब वो बच्ची मेरे पास आई, मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया। इनिशियली जब हम एज एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हम पहले ऑब्ज़र्व करते हैं अपने हर बच्चे को, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ डायग्नोज करनी है या कोई भी चीज़ बतानी है, उससे पहले हम उसको इनिशियली उसकी जगह पे जाके ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने उसको जब ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि शी इज़ सिटिंग इन वन प्लेस, द टीचर इज़ डूइंग ऑल हर वर्क विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, और वो एक बच्ची एक जगह पे बैठी हुई आराम से कुछ नहीं कर रही है। मैं उसके पास गई, मैंने उसको बिठाया, उससे बात की, उसको पूरा कंफर्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर्स उसके पास जाती थी, टीचर्स पे चिल्ला रही होती थी, फ्रस्ट्रेशन निकाली होती थी कि कुछ नहीं करना आता तुम्हें, तुम दोबारा रिपीट करियो क्लास, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये वो। फिर ये हुआ कि मैंने उसको बिठाया, तो मैंने इनिशियली साउंड से शुरू किया। ऑब्वियसली मैंने उसको बोला कि एह लिखना आता है, एह की साउंड क्या है, बह की साउंड क्या है, क की साउंड। उसको ना लिखना आ रहा था, ना उसको साउंड्स पता चले, बिकॉज जब मैं लेटर्स लिख रही थी उसके सामने तो उसको पता नहीं था। वो मुझे ब को ड बोल रही थी, एह को क बोल रही थी, फ को घ बोल रही थी, तो उसको नहीं पता कि क्या था। कि हम जब बीच में से कोई अल्फ़ाबेट्स उठाएंगे, क्योंकि हम जब मास्टर साउंड्स को इसलिए करवाते हैं कि बीच में से अगर अल्फ़ाबेट उठा के हमें मास्टर करवाना होता है, तो हम अगर बीच में से कोई अल्फ़ाबेट उठाएं तो बच्चे को पता हो कि ये वो वाला अल्फ़ाबेट है, तो उसको बीच वाले अल्फ़ाबेट्स नहीं पता था कि क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। इनिशियली मुझे लगा कि ओके फाइन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनिशियली हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी कोई प्रॉब्लम है। मैंने पेरेंट्स को कॉल की फॉर द इनटेक इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू के लिए मैंने पेरेंट्स को बताया, तो मदर ने मुझे बताया कि प्री मेच्योर पैदा हुई थी, शी वॉज बॉर्न इन 8th मंथ। अच्छा, इनिशियली इंटरव्यू है ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि कहाँ कोई गड़बड़ हुई है, कहाँ कोई प्रॉब्लम की कॉज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जेनेटिक इशू हो सकता है कोई और इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से शी इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड। हम इस तरह अचानक से उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। एक पूरा सेट ऑफ असेसमेंट, इंटरव्यूज़ के बाद असेसमेंट होता है, उसके बाद हम जाके डायग्नोज करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे ही कोई अपने बच्चे को या ऐसे ही बोल रहा है कि मेरा बच्चा ये है, तो यू नीड टू हैव यू हैव टू हैव अ फर्म रिपोर्ट ऑफ इट। कोई एक ठोस सबूत होना चाहिए आपके पास कि आपके बच्चे को कोई ऐसी बात बोल रहा है।
बगैर डायग्नोसिस के, बगैर असेसमेंट्स के, बगैर रिपोर्ट के, बगैर इनिशियल इनटेक के आप अपने बच्चे को डायग्नोज नहीं कर सकते। कोई भी साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। तो इनिशियल इनटेक के बाद जब मैंने मदर से बात की, शी वॉज प्रीमेच्योर, शी वॉज अंडरवेट, और उस अंडरवेट होने की वजह से, प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से वो 9 साल की बच्ची 7 साल की लगती थी। वो लगती ही नहीं थी कि वो 9 साल की बच्ची, बिकॉज शी वॉज टू स्किनी, वो अंडरवेट बहुत थी। पेरेंट्स ने उसको बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, पेरेंट्स ने उसको न्यूट्रिशंस को भी दिखाया, एंड पेरेंट्स ने ये कहा कि उसके हेल्थ की वजह से वो फिज़िकल एक्टिव नहीं है, और उसकी कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर होने की वजह से शी माइट हैव सम ब्रेन समथिंग मस्ट हैव अफेक्टेड हर ब्रेन इवन, क्योंकि मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शी वाज टू मच इन स्ट्रेस। उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी, मेडिकल कंडीशन भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी। मैंने ये बात ली, मैंने आई वांटेड टू हैव अ फर्म ओवरव्यू अबाउट हर मेडिकल हिस्ट्री। तो मैंने उसकी मदर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आई नीड हर मेडिकल हिस्ट्री फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, जितना आपने उस पर काम किया है। While interviewing the mother, I came across that the elder sister is also in other schools. She's also having a learning disability. She's also dyslexic, which kind of clicked. Okay, this is going in genes. That if one sibling is having, so must be this sibling. तो कहीं ना कहीं बातों बातों में फादर के मुंह से निकला कि he was unable to study well. He had this issue in the school, और जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल क्विट कर दिया, बिकॉज वो अपने स्कूल में प्रोलॉन्ग नहीं कर पाया, वो अपने स्कूल में आगे बढ़ नहीं पाए। आफ्टर असेसमेंट्स वर डन, उसको असेसमेंट्स के लिए भिजवाया गया था, पूरी उसकी असेसमेंट हुई, मेडिकल असेसमेंट्स हुई, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड था, मुझे प्रेजेंट रिकॉर्ड चाहिए था, तो मैंने इसकी मेडिकल असेसमेंट्स वापस करवाई। एंड आफ्टर ऑल द असेसमेंट्स, psychological assessment, medical assessment, it was diagnosed that she was having dyslexia, she was dyslexic, और medical condition की वजह से नहीं हुआ, it's because of the genes, she had an issues because of the father, because father was dyslexic। medications वो बहुत heavy dose पे ले रही थी medications, she was एपिलेप्टिक, उसको कहीं न कहीं एक एपिलेप्सी का भी, शीजर का भी एक एपिसोड आया था, तो वो उसके भी मेडिकेशंस ले रही थी। तो फॉर दैट मैंने अपने आईईपी प्लान के अंदर, जब मैंने अपना आईईपी प्लान बनाया था, मैंने एक डॉक्टर को इन्वॉल्व किया, विच इज़ MBBS डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैंने उस डॉक्टर को इन्वॉल्व किया जो उसी का डॉक्टर था। आई अप्रोच्ड दैट पर्सन एंड आई इन्वॉल्व हिम कि यू हैव टू बी इन्वॉल्व, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल कंडीशन है, सीजर्स पड़ चुका है, एक दफ़ा एपिसोड हो चुका है, यू नेवर नो अगर कभी दोबारा पड़ जाए तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ टीचर शुड डू और अ पेरेंट स्कूल शुड डू व्हाइल हैविंग दैट एपिसोड, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो डॉक्टर इन्वॉल्व था, फॉर दैट टीचर्स इन्वॉल्व थी, आईपी प्लान बना, इन सबको रखते हुए, उसका फिज़िकल इश्यूज़ को देखते हुए, उसके मेडिकल इश्यूज़ को देखते हुए हमने एक आईपी प्लान बनाया, जिसमें हमें ये नीड लगी कि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भी भेजना चाहिए, क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी नहीं थी, उसका फर्म ग्रिप नहीं थी, और वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाती थी। तो हमने एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व किया। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि उसकी स्पीच डिलेड भी था, तो मैंने स्पीच थेरेपिस्ट को भी अप्रोच किया था। एंड वहाँ से जो मुझे रिपोर्ट आई थी, उसको ये कहा गया था कि शी इज़ नॉट स्पीच डिलेड, बट शी इज़ अनेबल टू प्रोनाउंस, शी इज़ अनेबल टू स्पीक। तो इनिशियली फ्यू सिटिंग्स हमने स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी करवाए कि ताकि वो स्पीच थेरेपिस्ट उसकी वोकल कॉर्ड्स पे काम करना शुरू कर दे, उसकी जो इनिशियल मसल्स हैं उस पर काम होना शुरू हो जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी ग्रिप पे काम कर रहा है, टीचर्स ने उसके साउंड्स पे काम करना शुरू किया।
उसको इनिशियली हमने वॉवल्स वही इंट्रोड्यूस करवाया, वॉवल्स के बाद हमने उसके लेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता she kind of she kind of come across कि वो A to Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज कर चुकी थी, लेटर्स को रिकग्नाइज कर चुकी थी, साउंड्स को रिकग्नाइज कर चुकी थी, और वो उस वक्त 3 लेटर वर्ड्स में 3 लेटर वर्ड्स भी कर रही थी, क एट अ कैट, प एट अ बैट, र एट अ रैट, म एट अ मैट। तो उस पर काम हुआ। मैंने उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की। ऑब्वियसली मदर वाज लाइक हैविंग सच डीप हार्ट कि मेरी पहली बेटी भी ऐसी है, दूसरी बेटी भी ऐसी हुई, एंड द मदर वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मदर वाज एक्सपेक्टिंग द थर्ड चाइल्ड। तो डेफिनेटली शी हैड एन इश्यूज़ कि मेरी कहीं तीसरा बच्चा भी जो भी है, लड़का लड़की, उसको ये इश्यूज़ ना हो जाए। सो वहाँ पे शी नीडेड समवन, शी नीडेड काउंसलिंग। तो मैंने मदर की काउंसलिंग की। आई अप्रोच्ड फादर की अलग से काउंसलिंग हुई, बिकॉज फादर हैड सम इश्यूज़ कि नहीं, डिनाइल पे जाना कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फादर की अलग काउंसलिंग हुई, मदर की अलग काउंसलिंग हुई। बच्चे के साथ फिर जहाँ बच्चा बैठा हुआ होता था टीचर्स के साथ, आई यूज्ड टू गो एंड ऑब्जर्व द चाइल्ड कि हाउ द चाइल्ड इज़ डूइंग। Sometimes I used to play with the child, sometimes I used to do art work with the child. So this helped the child gain some confidence within herself. She was having some confidence कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और हमारे लिए एक अचीवमेंट ये थी कि उस वक्त टीचर्स ने जब मुझे अप्रोच किया था वो कुछ नहीं बोलती थी, और हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई कि शी स्टार्टेड स्पीकिंग लेटर्स, शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द टीचर्स, शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ मी। तो कम्युनिकेट करना उसने शुरू किया। इनिशियली बहुत कम बोलती थी, बहुत छोटे छोटे अल्फाज बोलती थी, तोड़ तोड़ के बोलती थी, लेकिन वो एक अचीवमेंट था कि उसने कम्युनिकेट करना शुरू किया था हमारे साथ। और वो अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उस वक्त हमारे लिए थी, क्योंकि वो बच्ची जो 9 साल की है, वो क्लास 1 रिपीट कर रही है, उसको कुछ नहीं आता, और उसके लिए हमारे लिए और उसके लिए डेफिनेटली एक अचीवमेंट थी कि उसने कम्युनिकेट करना शुरू किया, उसको लेटर्स की रिकग्नाइजेशन हो गई, उसको लिखने, हम उस वक्त फिर जब लेटर्स की रिकग्नाइजेशन हुई तो हम भी उसकी लिखाई पे आने लगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ काम करना हमने शुरू कर दिया। हमारे जो गोल सेट हमने आईईटी में किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता गोल सेट हुए। तो वो कहीं ना कहीं आईईपी बहुत हेल्प आउट करती है। मैं यहाँ से इतना टीचर्स को गाइड करना चाहती हूँ कि whatever the issue is, do not neglect the child, do not think that the child is lazy. कहीं ना कहीं उसके साथ कोई issues होगा। If you're having problems, if you don't know anything about how to deal with the child, consult your school psychologist, consult any educational psychologist who can help you out. आप इसमें अकेले नहीं हैं, आपको आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी, एक फ्यूचर की जिम्मेदारी है, and you can do some wonders with that child. A teacher can do wonders with any of the child. टीचर बच्चे को बना सकती है, टीचर कुछ भी कर सकती है। तो अगर हमारी टीचर्स ने हमारे साथ वंडर्स किया तभी हम यहाँ पे हैं, तो आप भी वंडर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको थोड़ा पेशेंटली उसके साथ काम करना पड़ेगा, एंड यू विल सी चेंजेस विदिन दैट चाइल्ड। जब इस केस की इस बच्ची की मैं बात करूँ, जब टीचर्स ने उसके अंदर चेंज देखा तो खुद टीचर को बड़ा प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि आई डिड समथिंग वेरी गुड विद द चाइल्ड, आई डिड समथिंग विच कैन हेल्प द चाइल्ड आउट। और सिर्फ इसी के अचीवमेंट को देख के बहुत सारी टीचर्स मोटिवेट हुई कि उनके क्लास के अंदर कोई बच्चा है जो स्पेशल नीड का चाइल्ड है, या उसको कहीं स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो दे वर मोटिवेटेड टू डू समथिंग फॉर दैट चाइल्ड। तो एक अचीवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं कोई और बच्चा भी जो प्रॉब्लम में था उसको भी कुछ एक एम्पैथी मिली, कहीं ना कहीं उसको जाके कुछ ऐसी कोई चीज़ मिली जहाँ पे वो बच्चा बोल सकता है कि नहीं, टुडे आई हैड अ वेरी ग्रेट डे। सो ये मैं इसे इतना कहना चाहूँगी कि आप एज अ स्कूल टीचर, एज अ स्कूल, प्लीज़ take care of those children who need you. You are always there. You are their second mother. हमारी माँ के बाद आप उनकी माँ हैं,
एंड बिलीव मी, टीचर्स से बच्चे बहुत सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं, मैनर सीखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, उनके बिहेवियर सीखते हैं, एंड चिल्ड्रंस आइडलाइज दैट टीचर. सो प्लीज़ प्लीज़, आप उनकी फर्स्ट आइडल होती हैं, आप उनके फर्स्ट हीरो होती हैं. सो इसी हीरो को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं, और आप ही उनको एक ऐसी जगह पहुँचा सकती हैं जहाँ they will come across and they will say that this teacher is my best teacher. आज भी आपके कोई एक टीचर होगा जिसको आप अभी भी याद करते होंगे. क्यों याद करती होंगी, ये आप अपने आप से सवाल पूछें. बिकॉज आई डू रिमेंबर माई टीचर, वन ऑफ माई टीचर, एंड स्टिल आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैड दैट टीचर इन माई लाइफ. बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप आइडलाइज करते हैं, एंड यू बिकेम वेरी ग्रेटफुल टू दैट, टू दोज पीपल. सो आई होप आप भी वो एक टीचर बन पाएँ जो आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स बाद में जाके आपको आइडलाइज करें, एंड दे काइंड ऑफ फील अचीव्ड, दे काइंड ऑफ फील कि उस टीचर की मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. फिर हम मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.